नमस्कार, स्वागत है आपका डे 44 ऑफ लर्न एवरी डे में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बजट आने के साथ साथ वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। बजट स्पीच पे एनालिसिस कल आ चुका है। आज हम धीरे धीरे समझेंगे उन इकोनॉमिक टर्म्स को जो इनको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, जो इनको समझने के लिए ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे। बेसिकली इकोनॉमिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सर्वेस पे बजट पे बेस्ड ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं पर वो कम होते हैं। आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए भी आपको उन कंसेप्ट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है तो भी आपको जो सरकार भाई जो दावे कर रही है उन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। तो उसी में से कुछ टर्म्स पे आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेगा टर्म, द इकोनॉमिक्स एंड वर्सेस फाइनेंस। ये पहली स्लाइड मैंने ये क्यों रखी, इकोनॉमिक्स वर्सेस फाइनेंस, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता। वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों को एक बताते हैं। ज़्यादातर आप लोगों से अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछेंगे या इकोनॉमिक्स बोलेंगे सिंपल भाषा में समझाएं, वो फाइनेंस की डेफिनेशन दे रहे होते हैं, फाइनेंस समझा रहे होते हैं। तो आज हम इन दोनों को अलग अंतर समझेंगे और इनके जो जो टर्मिनोलॉजी उनको समझते चलेंगे। सो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द बिग पिक्चर, questions about human behavior that impact the allocation of real resources. Finance focuses more on the techniques and tools of managing money. ठीक है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ मनी नहीं आता। इकोनॉमिक्स में एक आप ले लीजिए 5M। हाँ, 5M: मैन, मशीन, मटेरियल, मैकेनिज्म एंड मनी। तो इकोनॉमिक्स जो है पूरे 5M से डील कर रहा है, फाइनेंस सिर्फ मनी से डील कर रहा है। अगर आप बहुत संक्षेप में किसी को समझाना तो ये है। और 5M वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल, मैकेनिज्म, मनी। ठीक, ये चीज़ें लगती हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसमें आपके सारे रिसोर्सेज आ गए, क्योंकि मैन में आपका ह्यूमन रिसोर्स आ गया, मशीन में आपके ऑपरेशनल जो सारी चीज़ें हैं वो आ गई जो सही है, मटेरियल में जो रॉ मटेरियल है वो आ गया, प्रोसेसिंग होगी उसके लिए मशीन, मैकेनिज्म द मैकेनिज्म बाय विच द प्रोसेसिंग विल हैपन, एंड मनी, वो तो कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इवन आपके ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि ये कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करता है। सो उसमें आएगा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फाइनेंस, जैसे एमबीए फाइनेंस करते हैं, दे ओनली डील विद द मनी पार्ट। ठीक, हालांकि वो भी ब्रॉड हो रहा है धीरे धीरे, बट स्टिल इट्स अबाउट मॉनेटरी रेगुलेशन ओनली। सो फाइनेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जैसे मैं बताया 5M में से एक M है मनी, उसको डील करने वाला फाइनेंस। सो फाइनेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस स्कोप, economics and finance both deal with production forms of business enterprises, marketing, finance and banking, transport, insurance, etc. ठीक, ये दोनों ही इन चीजों से डील करते हैं, बट फोकस ऑन हाउ कंपनीज एंड इन्वेस्टर कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। इकोनॉमिक्स उसके पीछे का कारण है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न एनालिसिस होगा कि रिस्क और रिटर्न बेसिस हम मनी डालेंगे, ये सारे। मैं जैसे कहा फाइनेंस भी ब्रॉड हो रहा है, तो वो मनी कैपिटल डालने के बाद वो बाकी चीज़ों पे नज़र घुमाएगा कि यार ये क्यों चीज़ें हो रहा है। प्राइमरी उसका मनी है और उसको मनी पे ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, आरओआई चाहिए, तो वो बाकियों पे भी नज़र घुमाएगा। तो वो सिर्फ रिस्क और प्रॉफिट और लॉस और रिस्क रेशियो वाला चीज़ पे रह जाएगा, लेकिन रिस्क रिटर्न रेशियो पे इकोनॉमिक्स उसके पीछे के वाई पे भी जाएगा कि अच्छा यार ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसके यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये ज्योग्राफी ऐसी है। ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स की अब फॉर्मल डेफिनेशन ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस प्रकार का कुछ। ठीक, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन,
कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वही दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और, सोशल साइंस यहाँ बोल दिया, बट आज की डेट में ह्यूमैनिटीज़ के लोग लेते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स आज के डेट में पढ़ रहे होंगे वो ये जान रहे होंगे इसमें क्वांट बेस बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी स्टैटिस्टिक्स और जो मैथमेटिकल नॉलेज है उसकी काफ़ी नीड पड़ती है आज के टाइम में उसको समझने के लिए। इसीलिए सी सेट में डाटा सफिशिएंसीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए कैट में डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, दैट आर यू एबल टू एनालाइज द डाटा, उस डेटा से आप कंक्लूजन्स निकाल के उसको इंटरप्रेट करके आप अपना काम कर सकते हैं या नहीं। तो ये साथ साथ इस पे भी ज़रा निगाह रखिएगा कि वो चीज़ें मैथ्स वीक तो नहीं हो रहा है। सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज क्वांटिटेटिव एंड मैथ्स ओरिएंटेड, एज आई जस्ट सेड, इट इज़ मोर थियोरेटिकल कंपेयर टू फाइनेंस। फाइनेंस रियल रिस्क एंड रिटर्न वाले रेशियो ज़्यादा चलता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की दो मेजर ब्रांच आ जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो से नाम पता चल रहा है कि ये बिग पिक्चर की बात होगी, माइक्रो से इंडिविजुअल बेसिस पे एक इंडिविजुअल पैटर्न बिहेवियर निकाला जाएगा, हालांकि वो भी हर एक इंडिविजुअल का निकाला जाएगा और उसके फिर लेके जो डाटा है वो पर इंडिविजुअल लिया जाएगा। मैक्रो में ग्रॉस एनालिसिस होगा, ठीक। इसको और बारीकी से समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एग्रीगेट इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, कि भाई पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कई सारे अनएम्प्लॉयड लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे जो खासतौर से नौकरी तैयारी कर रहे हैं, सॉरी, इंटरेस्ट रेट्स, सीपीआई, आईआईपी, होम सेल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल चॉइसेस एंड इकोनॉमिक टेंडेंसी व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज। जैसे वो जो सवाल आते हैं कि भाई उनको खर्चा अपना सेम रखना है, चीनी महंगी हो गई है तो कंजम्पशन कितना घटाएगा। तो ये सारे जो पैटर्न एनालिसिस हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। और जो मेजर हम जो चीज़ें पढ़ते हैं जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, दीज आर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स। ठीक है, अंतर याद रखिएगा, ठीक है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर, है ना। सो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, ठीक। फिस्कल पॉलिसी अगेन बनाती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। हर देश में ऐसा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी एक कोई सेंट्रल बैंक बनाएगा, फिस्कल पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट। अब इनको समझते हैं। अच्छा, दोनों मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स है बाय द वे। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या डिसाइड करेगी? इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई मैनेज बाय ए सेंट्रल बैंक, ठीक। लोन्स पे जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट और मनी को कंट्रोल करते हैं उस तरीके से, कितना कैश फ्लो रहेगा इकोनॉमी में, इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक अलग दिशा में एक अलग दिशा में, दे डू कोलैबोरेट विद ईच अदर, बट थोड़ा अलग रहता है इनका। फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मैनेज बाय गवर्नमेंट। ऐसा टैक्सेशन से इकोनॉमी पे कैसे फर्क पड़ेगा? मान लीजिए, सपोज करिए कि टैक्सेस घट जाए, जैसे टैक्सेस जीएसटी किसी प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे घट जाए, गाड़ियों पे घट जाए, ऑटोमोबाइल्स पे, तो उनकी ऑब्वियसली सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि चीपर हो जाएंगे ना, फिर तो सेल्स बढ़ जाएगी। ऐसे गवर्नमेंट कहीं पे एक्सपेंडिचर कर रही है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, तो उसके आसपास की प्रॉपर्टीज महंगी हो जाएंगी। सो ऐसे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी से, यानी इससे इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो बैंक सस्ते दामों पर लोन दे रही है, तो प्रॉपर्टीज लोग खरीद रहे हैं तो उनके दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ पे मनी जा रहा है, ठीक है। या लोग बिजनेस के लिए लोन्स ज़्यादा दे रहे हैं, तो बिजनेसेस को लोन्स इजीली मिल रहा है तो उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनके पास मनी आ रहा है। तो इस तरीके से वो कैश फ्लो, ठीक, कैश फ्लो, ये थ्रू टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो टुगेदर दे कंट्रोल इकोनॉमी, बिजनेस एंड होम, मिलके कंट्रोल एंड इनकम्स, मिलके कंट्रोल करते हैं। भाई इनकम्स वाला पार्ट शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे लिखा है इकोनॉमी, बिजनेसेस एंड इनकम्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन,
जैसा कि मैं बताता इफ कार प्राइसेस इंक्रीज कंज्यूमर्स बाय फ्यूअर कार्स। ठीक, यहाँ पे तो कार का एग्जांपल दे दिया, वो इजी वही रहेगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने शायद वैसे सी सेट में या किसी और एप्टीट्यूड एग्जाम में वैसे क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए होंगे कि अगर चीनी का दाम इतना बढ़ गया और इनका कंजम्पशन इतना होता था, या ब्रेड का दाम इतना बढ़ गया, इनका कंजम्पशन इतना होता था, तो कितना कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, खर्चा सेम रहे, है ना। या फिर कई बार होता है कि दाम घट गया तो कितना कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं कि दाम सेम रहे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, अब उतने एक्सप्लिसिटली आप पेपर पेन लेके नहीं बैठते हैं, बट वो आपके बिहेवियर जरूर डिसाइड करता है कि आप कितना किस चीज़ को खरीदने से। कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी या चीनी ही सस्ती हो जाए तो ऑब्वियसली वो मीठा ज़्यादा हो जाएगा लोगों के किचन में। महंगी हो जाए बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली हाँ यार हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें कंट्रोल होती हैं। हायर मिनिमम वेजेस मेन फोर्स कंपनीज टू हायर फ्यूअर वर्कर्स। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये मीन्स के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। मिनिमम वेज आपको पता है हर देश में होता है, हमारे देश में बहुत कम है कंपेयर टू अमेरिका, इसलिए वहाँ पे वो दूसरे देशों में जाके फैक्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ बताने के लिए डाला था कि अगर ज़्यादा वेज हो, क्योंकि जैसे गांव में हालांकि मिनिमम वेज गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 रुपये दिहाड़ी सेट कर रखी है, बट क्योंकि काम करने वाले इतने, मैं 25 में करूँगा, मैं 30 में कर दूंगा, अरे मैं 20 में ही कर दूंगा। ये चीज़ होती है, ये गाँव की सच्चाई है जो, है ना। मगर कहाँ 100 कहाँ 20 25। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है जो उससे, क्योंकि उनको रिसोर्स चाहिए, है ना, उनके पास है नहीं, तो इसीलिए अपने यहाँ जो है हायरिंग ज़्यादा है। अब जहाँ पे मिनिमम वेजेस अगर बढ़ाए फोर्सफुली गवर्नमेंट ने, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स की नौकरी जाएगी। मीन्स का आंसर इस पे बहुत प्यारा है, आप कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं कई सारे आंसर्स में, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा इसको पहले। सो फाइनेंस की डेफिनेशन, फाइनेंस स्टडीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट्स ऑफ रिटर्न, इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्टिमल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड रिस्क। ओके, इट कवर्स मनी, बैंकिंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टॉक मार्केट आपका जो बॉन्ड्स हैं, बैंक्स हैं, ये सारा एक तरीके से कोर है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, हमारे देश का या किसी भी देश का। ठीक, टाइप्स, पब्लिक फाइनेंस होता है, प्राइवेट फाइनेंस होता है, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल फाइनेंस। इस पे आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस में भी आ जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजेस एसेट्स लायबिलिटीज, है ना, कॉमर्स वाले बच्चों को याद होगा एसेट एंड लायबिलिटी, रेवेन्यूज एंड डेट ऑफ बिजनेसेस। सो जो बैलेंस शीट बनती है, बेसिकली दैट। सो फाइनेंसिंग सोर्सेज इंक्लूड इक्विटी एंड क्रेडिट। पर्सनल फाइनेंस डील्स विद फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्डर्स, हम और आप। ठीक है, हर कोई हाउस होल्डर, भाई पीएम भी अपने घर का खर्चा तो चलाती है, तो उनका वो भी उसमें आता है। सो इंक्लूड्स बजटिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज प्लानिंग, सेविंग्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक, अगेन मैंने कहा कोई भी इंडिविजुअल हो, ये चीज़ें करनी है कि उसको अपने घर के लिए बजटिंग करनी पड़ती है, चाहे वो अंबानी भी हो इंश्योरेंस लेगा। ठीक है, सेविंग्स करेगा, रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी देखेगा। भले ही ऑब्वियसली उनके लैक्स ऑफ करोड़ में बात होती है, हमारी बहुत छोटी बात होती है, बट ये सारी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल करेगा, हर एक इंडिविजुअल अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से ये सारी चीज़ें करेगा ही करेगा। तो इसके बेसिस पे एक पैटर्न बनते हैं जिसको एनालिसिस करके स्टडी किया जाता है कि क्या बिहेवियर है लोगों का, क्या इंडिविजुअल्स का बिहेवियर है। ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस भी प्राइवेट फाइनेंस में आता है। अब पब्लिक फाइनेंस, अब देखो मैंने जैसे बताया मेन वो है पब्लिक एंड प्राइवेट। जो मेन अंतर रहेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल में और आप कैसे काम करेंगे। ठीक, हमारी जेब में सपोज 1,000 रुपये हैं, तब आप सोचोगे ना कि अच्छा 100 रुपये का ये कर लेते हैं, 100 रुपये का ये कर लेते हैं, और 100 रुपये की मान लीजिए शर्ट खरीद लूँ, 100 रुपये का मैं लोअर खरीद लूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है,
और 100 रुपये का यार ये चश्मा नया बनवा लेते हैं, फिर 200 रुपये का शूज़ खरीद लेते हैं, और बाकी रुपए ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। तो बेसिकली आप उतना ही खर्चा करेंगे जितना आपके हाथ में है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें से कम कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं कर सकते, 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। सरकार यहीं पे अलग आ जाती है। सरकार पहले डिसाइड करेगी खर्चे, फिर वो करेंगे कि अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा इसका। तो ठीक है यार, टैक्सेस से आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, फिर जो डिविडेंड्स हैं पीएसयूज के, उनसे अच्छा खासा रुपया आता है, ठीक है, तो उनसे आ जाएगा। फिर कहाँ से आएगा, तो वो लगाते हैं कि ओके, हम मार्केट से लोन ले लेंगे, हम बॉन्ड्स जारी कर देंगे, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ करती है ना, उनके बारे में बजट स्पीच में भी बात की थी कि उनको, जो बड़े शहर की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड्स रिलीज़ कर पाएँ, तो उस चीज़ के लिए बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को हम बेहतर करेंगे, ठीक। तो वो सारी चीज़ें कर पाए, बात करेंगे आगे, बॉन्ड फॉन्ड घबराइए मत, ठीक। तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें हो पाए, उसके लिए पब्लिक फाइनेंस, ठीक। क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर, फिर इनकम, पर्सनल में फर्स्ट इनकम देन एक्सपेंडिचर, so includes tax systems, government expenditures, budgets, stabilization policies and public debt, ठीक। इन पब्लिक फाइनेंस इनकम इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, ठीक, इनकम इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर। इन प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इनकम, क्योंकि यहाँ पहले इनकम होगी फिर एक्सपेंडिचर होगा पर्सनल में। पब्लिक में पहले एक्सपेंडिचर कि भाई ये खर्चा करना है, अब बताओ कहाँ से आएगा ये पैसा, ठीक। So, public versus private finance. Public finance, government controls currency, can tax, borrow internally, externally, focuses on social welfare. जैसे पाकिस्तान जाता तो है आईएमएफ के पास कटोरा लेके, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस ओनली एक्सटर्नल बोरोइंग, प्रॉफिट फोकस्ड, ठीक। गवर्नमेंट्स कैन रन डेफिसिट्स, डेफिसिट पे चलते हैं कि भाई 4.3 इतना फिजिकल डेफिसिट में अभी भी है, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन नॉट, नॉट इवन अ मनी। सो लास्टली ये देख लेते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या अंतर होता है। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस सिंपल है कि जो फाइनेंशियल एसेट वैल्यूज है वो गिर गए, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, दैट्स अ फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। उससे बैंकिंग सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, कॉज बाय पुअर रेगुलेशन एंड स्पेकुलेशन, इसलिए सेबी वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, सेबी इसमें जरूर याद रखिएगा भैया। इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमी वाइड डाउन टर्न अफेक्ट्स एवरीवन, लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो कंजप्शन। ये कॉज होता है सरकार की पॉलिसी से। मान लीजिए सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं रही, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ठीक। तो उससे पूरी इकोनॉमी ही मान लीजिए चली गई है। सो यहाँ पे तो सिर्फ आपके फाइनेंशियल एसेट वैल्यूज, बैंकिंग सेक्टर ही अफेक्ट हुए हैं, यहाँ पे हर एक सेक्टर अफेक्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं होंगी, कंजप्शन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, वो सारी चीज़ें मैस स्केल पे आप देखेंगे, लोग अपनी इनकम से नीचे आ जाएंगे, पॉवर्टी में चले जाएंगे, वो होता है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आज के लिए इतना ही, कल कुछ और टर्म्स लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।